ब्रिटिश राजनीति में अक्सर प्रधानमंत्री 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लेक्टर्न के सामने अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, फिर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करते हैं। आज कियर स्टार्मर की बारी थी और उनके बोलने के अंदाज में उदासी का माहौल था। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो साफ तौर पर अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए सबसे अच्छा करना चाहता था। लेकिन बात यह है कि वो एक बुरे राजनेता थे और वो एक ऐसे देश में बुरे राजनेता थे जिसे चलाना शायद दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ये ऐसी चीज है जिसे एंडी बर्नम आने वाले महीनों में महसूस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कियर स्टार्मर इस स्थिति में कैसे पहुंचे। उन्हें 2024 में भारी बहुमत के साथ चुना गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लेबर पार्टी का सबसे बड़ा बहुमत था। उस समय भी इसे बिना असली समर्थन वाला बहुमत कहा गया था। लोगों ने उन्हें इसलिए वोट नहीं दिया कि वो कौन हैं या किसके लिए खड़े हैं। लोगों ने उन्हें मजबूरी में वोट दिया। उस समय यूके को वास्तव में दो दलीय व्यवस्था कहा जा सकता था। लेबर पार्टी, जिसके नेता स्टार्मर हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी, जो 2010 से 2024 तक सत्ता में थी। और उस दौरान वित्तीय कुप्रबंधन, घोटालों, कोविड-19 महामारी और ब्रेक्सिट की एक श्रृंखला के कारण जनता का उन पर से भरोसा उठ गया था। इसलिए वे एक विकल्प की तलाश कर रहे थे। इसका मतलब था कि स्टार्मर के पास वोट देने वालों का एक ऐसा गठबंधन था जिसमें बाएं से लेकर दाएं और उनके बीच के सभी लोग शामिल थे, और उन्होंने सभी को खुश करने की कोशिश की। उनकी कुछ नीतियां ज्यादा वामपंथ की ओर झुकी हुई थीं, खासकर उनकी आर्थिक नीतियां, और कुछ नीतियां दाएं पक्ष की ओर लक्षित थीं, खासकर उनकी आप्रवासन नीति। इजराइल के मामले में उन्होंने काफी हद तक बीच का रास्ता अपनाया है। उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए जोर दिया, जो आखिरकार हुआ भी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने गाजा में चल रहे मौजूदा युद्ध को नरसंहार कहने से इनकार कर दिया, लेकिन ये बात सभी पक्षों को पसंद नहीं आई है। उनका मानना है कि उन्होंने किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया। यही उनकी कई नीतियों पर भी लागू होता है। और अगर आपकी नीतियां वाम और दक्षिणपंथ दोनों को साधने की कोशिश कर रही हैं, तो अधिकतर मामलों में इसका नतीजा ये होता है कि आप सभी को अलग थलग कर देते हैं। और यही कियर स्टार्मर के साथ हुआ। ऐसी उलझन से बाहर निकलने के लिए, खासकर जब अन्य बाहरी कारक भी हों, जैसे कि कोविड-19 महामारी, ब्रेक्सिट और यूरोप तथा मध्य पूर्व में युद्ध, उस दलदल से निकलने के लिए आपके अंदर मजबूत व्यक्तित्व होना चाहिए, जो कियर स्टार्मर में नहीं था। उन्होंने कभी वो जुनून नहीं दिखाया जो नेता में होना चाहिए। मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें केवल एक ही बार सच्ची भावना दिखाते हुए देखा था, जब वे अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर रहे थे और अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। कंजर्वेटिव पार्टी की 14 साल की गड़बड़ी अब उनके उत्तराधिकारी एंडी बर्नहम को सौंपी जाएगी, जो ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में कोई प्रभाव डाल पाएंगे? ये उनके लिए कठिन होगा, क्योंकि उनकी नीतियां आर्थिक दृष्टि से उदारता और इजराइल फिलिस्तीन पर विचार स्टार्मर से काफी मिलते हैं। उन्होंने नेतन्याहू सरकार और बस्तियों के विस्तार की आलोचना की है, हालांकि उन्होंने गाजा में युद्ध को नरसंहार कहने से परहेज किया है। फिलहाल यूके अपने प्रधानमंत्रियों के मामलों में पतन के दौर से गुजर रहा है। 7 साल में ये छठा प्रधानमंत्री होगा। ये यूके में कभी सुना नहीं गया है, और ये राजनीति और समाज दोनों में अस्थिरता को दर्शाता है। यूके अब दो दलों वाला देश नहीं रहा, जो कि युद्ध के बाद के दौर में पहली बार कहा जा सकता है। अब वामपंथी ग्रीन पार्टी के लिए समर्थन बढ़ रहा है, और ज्यादातर सर्वेक्षणों में दक्षिणपंथी रिफॉर्म पार्टी आगे चल रही है। और अगर कल चुनाव होते तो नाइजेल फराज प्रधानमंत्री होते, और इन पहले हाशिए पर रही पार्टियों के उभार से एंडी बर्नम को निपटना पड़ेगा। लेबर पार्टी ने कियर स्टार्मर को बाहर कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपनी लोकप्रियता रेटिंग और लेबर पार्टी की लोकप्रियता में 2029 या 2030 के अगले आम चुनाव से पहले सुधार नहीं कर पाएंगे। एंडी बर्नम की मजबूत और लोकप्रिय पर्सनालिटी के कारण उन्हें जल्दी से संसद में पहुंचाना पड़ा, ताकि वे लेबर पार्टी के नेता पद के वक्त खड़े हो सकें। लेकिन बात यह है कि कहते हैं टूटा हुआ दिल दोबारा नहीं जुड़ सकता। लेकिन क्या एंडी बर्नहम एक टूटा हुआ देश दोबारा जोड़ सकते हैं?